हेलो बच्चों, आज प्रैक्टिस सेशन में अरूप सर के साथ 9th डे है। यस, हम 8 डे लगातार प्रैक्टिस करते रहे हैं। क्लास 10 के लिए ओनली 5 प्रॉब्लम्स, 5 सवाल के साथ हम 5 8 40 ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। काफी सारे टॉपिक पर हमारे होल्ड बन गए हैं। होल्ड भी नहीं बने तो थोड़ा सा फाउंडेशन तो बन ही गया है। अब हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से टैकल कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका सही आंसर भी दे सकते हैं। आज का हमारा डे है रियल नंबर का डे। रियल नंबर का डे, हाँ, मैथ से अगर प्यार है, मैथ से आपका प्यार है तो नंबर से तो प्यार होना ही चाहिए, क्योंकि मैथ तो नंबर का ही खेल है। तो रियल नंबर में हम क्या पढ़ते हैं? रियल नंबर, अरे भाई रियल यानी कि सारे जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं, आपके दिमाग में जितने भी नंबर आते हैं, सारे रियल नंबर होते हैं। तो आज हम इतने नंबर के बारे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ये रियल नंबर में हमारा चैप्टर्स के रिलेटेड कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू में आने का जिसमें चांसेस ज्यादा है। तो घबराने की कोई बात नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बचपन से आप पढ़ते आए हैं। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, डिवीजन किस तरह से किया जाता है, इसी के बारे में आप बात करेंगे। सिर्फ बने रहिए, अगला 10 मिनट हम करेंगे 5 सवाल ऑन रियल नंबर्स। बच्चों, ये आपका 5 सवाल में से 3 सवाल मैंने लिख के रखा है। आप चाहे तो इसको अपने नोटबुक पर उतार लीजिए, या तो आप खुद से भी कॉपी पेंसिल निकाल के ट्राई कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीका से द डेसिमल एक्सपेंशन अगर 33/2 to the power 2 into 5 को आप करते हैं, अगर एक्सपेंशन करते हैं तो विल टर्मिनेट आफ्टर, तो टर्मिनेट जब होगा आप कितने डेसिमल प्लेस पर करेंगे। देखिए, इसको आप 33/2 to the 4 4 5 20 से डिवाइड करके आप तो आराम से देख सकते हैं कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होने वाला है। लेकिन इसका आपको कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो बहुत जल्द ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड सवाल है, फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, m के फॉर्म में आएगा कि m+1 के फॉर्म में आएगा या 2m+1 के फॉर्म में आएगा। किसी भी ऑड इंटीजर, किसी भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। m कैन बी एनी इंटीजर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऑड इंटीजर किस तरह से होगा? m+1 या 2m+1 हो सकता है। मैंने काफी हिंट दे दिया, क्योंकि m तो हो ही नहीं सकता है। आपको डिसाइड करना है m+1 है या 2m+1 है। क्वेश्चन से दे रहा है फॉर सम इंटीजर m, तो m तो आपका ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन देने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आपको सोचना है m+1 होगा या 2m+1 होगा। थर्ड क्वेश्चन, आपको अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का लॉज मालूम है तो आपको बताना पड़ेगा कि नॉन जीरो नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर नॉन जीरो नंबर है। एंड एन इरेशनल नंबर, इसका अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनने वाला है? ऑलवेज इरेशनल बनने वाला है, या कैन बी रैशनल और इरेशनल भी हो सकता है, और ऑलवेज ये रैशनल बन जाता है। ये 3 अगर आप सोच सकते हैं कि करेक्ट है, आप खुद से टिक दे के रखिए और हम करते हैं आपके साथ डिस्कस और देखते हैं आपका सवाल कितना सही है। करते हैं हम पहला का आलोचना, डिस्कस। देखिए, जैसा मैंने बताया 33/2 स्क्वायर इंटू 5, कोई भी बच्चा 2 to the 4 4 5 20 से अगर 33 को डिवाइड करेगा तो आप बता सकते हैं कि
कितने प्लेस के बाद आपका टर्मिनेट होने वाला है। लेकिन आप अगर रैशनल नंबर का आप पढ़ेंगे तो इसमें कॉन्सेप्ट है 2 स्क्वायर इंटू 5। 2 का जो पावर है, 2 का एक्सपोनेंट है, यही डिसाइड करता है आफ्टर हाउ मेनी प्लेस दिस विल बी टर्मिनेट। तो देखिए, अगर ऐसे करके देखते हैं तो 20, 13 पॉइंट आ रहा है 0, 6, 120, 10 पॉइंट बैठेगा 5, 20 100। तो इट इज टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस इट इज टर्मिनेटिंग। और यह क्या है, देखिए 2 का पावर 2 है, इसीलिए दैट विल डिसाइड दैट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस इट विल टर्मिनेट। इट विल टर्मिनेट एट 2 डेसिमल प्लेस। इसका कॉन्सेप्ट है ये, आप देख लीजिए, कोई भी नंबर को देख लीजिए। आपको अगर देखना है 3/2⁻³ देख लीजिए। 2⁻³ ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट से कहता है कि आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस आपका ये टर्मिनेट होने वाला है। 3/2⁻³ का क्या मतलब है, 2 × 2 × 2। सो 2 का एक्सपोनेंट यहाँ 3 है, इसलिए 3/8। अब हम करते हैं डिवीजन और लगाते हैं हमारा कॉन्सेप्ट, जो 2 का पावर जितना है वही डिसाइड करता है आफ्टर हाउ मेनी प्लेस इट विल टर्मिनेट। आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस इट विल टर्मिनेट। 3/8 3 से नहीं जाता है तो 0 लगा के पॉइंट बैठाते हैं, 0। 8 3 24, 6 पॉइंट के बाद 0 आता है, 7 8 56, रिमाइंडर 4 पॉइंट है इसलिए 0 आता रहेगा, 5 8 40। तो देख रहे हैं इस रैशनल नंबर में जबकि 3/2⁻³ था, यानी कि 2 का पावर 3 था, तो आपका कहां टर्मिनेट होता है, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। तो अब से आप किसी भी नंबर को इस तरह देख के आप बता सकते हैं कि हाउ मेनी डेसिमल प्लेस इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस। तो इस एग्जाम्पल में हमारा क्या था, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। तो ये हमारा आंसर बी है। चलिए हम करते हैं नंबर 2 सवाल। फॉर सम इंटीजर m, every odd integer is of the form m m+1 to m+1। m तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं, ये मालूम है, क्योंकि m ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर b हम चूज करते हैं, अगर हम b चूज करते हैं तो m का वैल्यू हम लेते हैं, सपोज m का वैल्यू है 3, तब फिर हमारा जो नया इंटीजर बन रहा है m+1, ये क्या बन रहा है, 3+1 बन रहा है। दैट इज 3+1 is 4 and that is not odd। एवरी ऑड नंबर इस फॉर्म में नहीं आ सकता है। लेकिन 2m+1 क्या है, इसको आप समझिए इस तरह से, m कोई भी नंबर हो सकता है, ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। लेकिन 2 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 बनता है। 2 से अगर m का वैल्यू अगर 3 है, 2 × 3 6 बनता है। 2 से अगर 9 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 बनता है। सो 2 से मल्टीप्लाई करने से हमेशा हमारा नंबर क्या बनता है, इवन बन जाता है। या ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या इवन नंबर से कीजिए, ये हमेशा इवन ही बनेगा। और इवन के साथ अगर आप कुछ भी ऐड करते हैं, +1, इवन के साथ अगर आप +1 करते हैं तो हमेशा ऑड बनता है। इवन +1 इज ऑलवेज ऑड। इवन +1 इज ऑलवेज ऑड। सो 2m बनने का मतलब है ऑड नंबर या इवन नंबर, ये इवन बन जाता है। 2m विल बी ऑलवेज इवन। और इवन के साथ जब सक्सीडिंग कोई भी नंबर होता है, +1 करते हैं तो हमेशा
ऑड फॉर्म में आएगा, इसलिए एवरी ऑड इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2m+1। ये भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने से भी बन जाता है कि ऑलवेज 2m कभी भी ऑड हो नहीं सकता है, 2m विल बी ऑलवेज इवन नंबर। आपको ऐसा भी दे सकता है कि फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ, इस तरह से दिया जा सकता है। एक ऑप्शन 2m दे दे तो आप समझ लीजिए 2m विल बी द करेक्ट आंसर। So 2m+1 is always odd number. We understood very well that 2m will be, 2m का एक्सप्रेशन करेंगे तो हमेशा ये इवन नंबर होगा, और इवन नंबर में अगर 1 ऐड कर देते हैं तो हमेशा ऑड नंबर होगा। नंबर 3, अब हम देखते हैं थर्ड सवाल। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर, non-zero, it must be non-zero rational number. The product of a non-zero rational number and an irrational number is always irrational, can be rational or irrational, or always rational. देखिए एक कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर है, यहाँ पर नॉन जीरो लिखने का मतलब है जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर। आपको जानना चाहिए जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0/1। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। जीरो इज ए रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और कुछ भी आइदर रैशनल और इरेशनल, इसलिए आपको जानना चाहिए जीरो इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। तो ऐसा मत सोचिए जीरो इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, यहां पर ऐसा रैशनल नंबर है जो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, तो क्या होगा, देखिए अगर 2 के साथ हम √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर ही बनने वाला है। 2/3 के साथ √2 को या √3 को, √5 को, किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए, ये कभी भी रैशनल नंबर बनने वाला नहीं है, इसलिए ये ऑलवेज इरेशनल। रैशनल नंबर जो नॉन जीरो है, जीरो रहेगा तो जीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई करके जीरो बन जाएगा एंड इट बिकम्स रैशनल। लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो का बात कहा जा रहा है, इसलिए किसी भी नंबर से जो नॉन जीरो है, किसी भी रैशनल नंबर जो नॉन जीरो है, उसके साथ अगर आप कोई भी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स ऑलवेज इरेशनल। इरेशनल नंबर को फिर इरेशनल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो समटाइम्स इट मे बी रैशनल, समटाइम्स इट मे बी इरेशनल। देखिए √2 को अगर √3 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो √6 बनता है, विच इज इरेशनल। लेकिन √2 को अगर √8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए √2 भी इरेशनल नंबर है और √8 भी इरेशनल नंबर है, लेकिन ये बन जाता है √16 यानी कि 4, दैट इज ए रैशनल नंबर। इसलिए कुछ कहने का मतलब है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, वो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या बनने वाला है। हम देख रहे हैं कि इट इज ऑलवेज इरेशनल, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले 2 सवाल के लिए आपको तो जाना पड़ेगा अपने बचपन के दिनों में, जहां एलसीएम और एचसीएफ करते थे। इसी तरह का सवाल आपके बोर्ड में है, लेकिन आपके क्लास 10 के बच्चों के लायक। कॉन्सेप्ट बच्चों वाली है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको क्लास 10 के अनुसार सोचना है। देखिए नंबर 4 और नंबर 5 में देखते हैं तो आपको कुछ याद आता है या नहीं। पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written a equal to p cube, q square, b p into q cube
और P and Q आर प्राइम नंबर्स। P और Q प्राइम नंबर है और A को एक्सप्रेस किया जा रहा है P क्यूब Q स्क्वायर और B इक्वल टू P इंटू Q क्यूब। तो इसका A और B का यानी कि P क्यूब Q स्क्वायर और P Q क्यूब का HCF क्या बनने वाला है। ख्याल कीजिए, आपने जब HCF किया था, आप जब HCF किया था 8 और 12 का HCF किया था, किस तरह से किया था? जब आपने 8 और 12 का HCF किया था तो आपने प्राइम नंबर से इसको पहले डिवाइड किया था। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। आपने प्राइम नंबर से किया था, ऐसा नंबर चूज किया था जिससे कि ये दिया हुआ सारे नंबर्स आप डिवाइड कर सके। all the numbers should be divisible by this prime number and 2 is the prime number which can divide 8 and 12 both. Up you can see both 4 and 6 also again can be divided by 2. So divide by 2, 2 2 is 4, 2 3 is 6. अब देख रहे हैं यहां पर जो आपका 2 और 3 बच गया, ये 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता है। सो 2 and 2 यानी कि 2 into 2 equal to 4. 4 is the highest common factor. 4 is the highest common factor of 8 and 12. देखिए 8 को हम लिख सकते हैं, अब हम समझ रहे हैं 8 को लिख सकते हैं 4 into 2 और 12 को लिख सकते हैं 4 into 3। इसलिए 4 is the highest common factor। 8 का भी फैक्टर 4 into 2 है और 12 का भी फैक्टर 4 into 3 है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 4 है। 4 8 में भी है और 12 में भी है। सो दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर ये क्यों बता रहे हो? हाँ यही तो है, आपको करना है, आपको भी करना है P क्यूब Q स्क्वायर और एक नंबर है P Q क्यूब। अब देखिए यहां पर आप चाहे तो आप सबको आप फैक्टराइज कर लीजिए। P कितना बार है? P इंटू P इंटू P इंटू Q इंटू Q हो गया P क्यूब इंटू Q स्क्वायर, कॉमा P इंटू Q इंटू Q इंटू Q, क्योंकि Q का क्या है? क्यूब है। Q क्यूब का मतलब है Q 3 बार मल्टीप्लाइड। अब देखिए ये कॉमा से एक नंबर है, ये कॉमा के बाद ये जो है नंबर है B। अब यहां पर P है, यहां पर एक P है, यहां पर भी एक P है। P इज द कॉमन फैक्टर। अब P को बाहर निकाल लिए तो यहां क्या बच गया? P इंटू P। ये P बाहर निकल चुका है, P इंटू P इंटू Q इंटू Q। ये P बाहर चला गया है, इसलिए यहां पर क्या बच गया? Q इंटू Q इंटू Q। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं यहां पर Q इंटू Q दोनों में है, यहां भी Q इंटू Q है, यहां भी Q इंटू Q है, यानी कि Q स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इस Q इंटू Q को, इस Q इंटू Q को Q स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर आपका अब कॉमन फैक्टर कुछ नहीं बचा, P इंटू P कॉमा Q। ये दीज आर नॉट कॉमन फैक्टर, लेकिन यहां पर जिस तरह से हम दिखाए थे 2 और 2 8 और 12 का कॉमन फैक्टर था, लेकिन ये जो बच गया दिस इज नॉट कॉमन फैक्टर। इसलिए हमारा कॉमन फैक्टर सिर्फ P और Q स्क्वायर बना, इसलिए PQ स्क्वायर इज द कॉमन फैक्टर। कुछ बच्चे ऐसे भी समझ जाएंगे P क्यूब Q स्क्वायर इंटू P इंटू Q क्यूब। देखिए P का यहाँ लोएस्ट पावर क्या है? P के ऊपर 1 है, सो P को हम बाहर निकाल लेते हैं। और Q का लोएस्ट क्या है? Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, Q का लोएस्ट Q स्क्वायर है, तो Q स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। अब P क्यूब इंटू Q स्क्वायर से अगर जो निकाल लिया इसको डिवाइड कर देते हैं P क्यू स्क्वायर, तो हमारा बन जाता है P स्क्वायर।
यानी कि यहां बच गया पी स्क्वायर, पी क्यू क्यूब से पी क्यू स्क्वायर पे जब डिवाइड करते हैं तो बच जाता है क्यू, बट दीज आर नॉट, दिस डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, सो हमारा बन गया पी क्यू स्क्वायर इज द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पर पी क्यू स्क्वायर जहां भी है आप टिक लगा दीजिए। HCF का जो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपने सीखा था, बचपन में सीखा था, वही है। थोड़ा सा आपको एल्जेब्रिक टर्म्स दिया हुआ है, उसको आपको फैक्टराइज करना है, आपको समझना है कौन सा आपका HCF बनेगा। चलिए अब नंबर 5 को भी देखते हैं। नंबर 5 कहता है इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 is expressed in the form of 65m minus 117, then value of m is, ये ऑप्शन है। If the HCF of this and this, इस दो नंबर का HCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, क्योंकि हमारा दिया हुआ है HCF of this numbers 65 and 117 can be expressed in the form of 65m minus 117। तो पहले HCF तो निकालना है, फिर हम इसको कर सकते हैं। HCF 65 और 117 का निकालना आपको आता है। फिर रिकॉल योर चाइल्डहुड, 117 को 65 से डिवाइड करते हैं तो 65 1 जा 65, 65 2 जा 130 हो जाता है, तो 165, फिर माइनस करते हैं 52, फिर 52 से 65 को डिवाइड करते हैं। देखिए जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर से फिर क्या करते हैं, हम डिवाइसर को डिवाइड करते चलते हैं। यही हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ HCF का रूल है। 152, फिर माइनस करते हैं तो 13 आता है। फिर ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हम पहला वाला डिवाइसर से डिवाइसर को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर से पहले वाला डिवाइसर को डिवाइड करते हैं तो 13 4 जा 52। सो हमारा बन गया HCF बन गया 13, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 65m minus 117 is 13। कह रहा है this 13 can be expressed, इसका मतलब क्या है, 13 and these are values are equal, so 65m minus 117 equal to 13, so 65m 117 इधर जाएगा तो आपका बन जाएगा 0 and 130, so m equal to 130 by 65 to the, so m equal to 2, m का वैल्यू यहाँ 2 है। हालांकि आपको बुक में इस तरह का नहीं दिया हुआ है, बुक में करने के लिए आपको यूक्लिड का जो रूल है, यूक्लिड डिवीजन का जो रूल है, इससे आपको करना पड़ेगा। आपको 117 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52। अगर इसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आता है, फिर आपको इस रूल से करना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो आप इस रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस अगर नहीं आएगा, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो आपको यूक्लिड्स डिवीजन बाय यूक्लिड्स डिवीजन आपको लिखना है। 117 इक्वल टू 65 इंटू, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो हमने यही लिखा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और फिर हम
65 इक्वल टू क्या लिखेंगे 52 इंटू ये 65 क्या बन गया हमारा डिविडेंड बन गया और 52 जो रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर बन गया। तो यहाँ पर 52 रिमाइंडर है तो रिमाइंडर यहाँ पर डिवाइजर की जगह आ गया डिवाइजर इंटू क्वोशेंट इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 13। अब फिर 52 को आप डिवाइड कर रहे हैं 13 से यानी कि 52 इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0। यहां पर रिमाइंडर 0 है। सो जहां पर रिमाइंडर 0 बनता है वो डिवाइजर द डिवाइजर लास्ट डिवाइजर व्हेन द योर रिमाइंडर इज 0 दैट इज कॉल्ड द HCF। सो हमारा HCF ऑफ 65 एंड 117 इज 13। अब आप तो HCF इक्वल टू आपको लिखना है HCF इक्वल टू 13 इस तरीका से लिखना है। अब HCF जब निकल गया HCF 13 है लेकिन यहां पर आपका मैथ खत्म नहीं होता है क्योंकि आपको कहा गया है HCF जो है एक्सप्रेस किया जा रहा है 65m माइनस 117 से। तो m का वैल्यू बताइए तो आप फिर आपको ये प्रोसेस करना है 65m माइनस 117 इक्वल टू 13 और यहां पर हम रख के देखते हैं इक्वेशन बनता है और m का वैल्यू निकलता है 2। तो रैशनल नंबर में 5 सवाल किए हैं। थोड़ा तो रैशनल नंबर का आइडिया हुआ है इरेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर से अगर इरेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं अगर वो रैशनल नंबर 0 नहीं है तो हमेशा इरेशनल नंबर ही बनेगा। तो और किस तरह से हम 2 नंबर का HCF करते हैं वो भी आपको मालूम चला। यूक्लिड्स का डिवीजन का रूल कैसा है वो हमारा बचपन का जो लॉन्ग डिवीजन मेथड में HCF करते थे उसी का थोड़ा दूसरा फॉर्म है। समझने में शायद कोई तकलीफ नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मैथोलर्न चैनल पर और सर्स का प्रैक्टिस सेशन के साथ हर दिन 5 सवाल के लिए। बाय बाय, टेक केयर।